ये तो है आवाज ठीक है। चलो तो हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑप्टिक्स, करेक्ट। तो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन द लेंसेस, मिरर्स, प्रिज्म एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो तो चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं। तो चलो, what is the first question? Now see, two plane mirrors are perpendicular to each other. The ray after suffering the reflection from the two mirrors will be. तो ऑप्शन दिया है perpendicular to original ray, parallel to the original ray, parallel to the first mirror, at 45 degree to the original ray. So what condition is given? The two plane mirrors are perpendicular to each other. तो मैंने कंसिडर किए बच्चों, मिरर आपको मालूम है, मिरर का एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरा ओपेक होगा, करेक्ट। सो हमने कंसिडर किए दो मिरर से कैसे रखे एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो आपको पूछा है अगर रे इंसिडेंट होगा एंड रे आफ्टर सफरिंग द रिफ्लेक्शन, दोनों मिरर पे रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, सो फाइनल रे कैसे जाएगा। सो मुझे बताओ, आपको मालूम नहीं है कंडीशन, तो मैंने कैसा भी एक रैंडमली एक रे ऑफ लाइट कंसिडर किया, करेक्ट। तो आपको मालूम है बच्चों, मिरर पे रे ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बनता है, जहां पे रे इंसिडेंट होता है वहां पे कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आपको मालूम है ये कौन हो गया, सपोज मैंने कंसिडर किया बच्चों समझने के लिए, दिस एंगल थीटा। सो यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा है, तो बच्चों ये कितना होगा, रे थीटा ही होगा। आ रहा है समझ में। आफ्टर दैट इट इंसिडेंट ऑन द सेकेंड मिरर, ठीक है। सो सेकेंड मिरर पे इंसिडेंट, फिर से मैंने कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, समझ में आ रहा है। अभी देखना चाहेंगे कि ये एंगल कितना होगा। सो आपको मालूम है यहां पे कितना है बच्चों, 9 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, फिर से ये कितना होगा थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, फिर से रे रिफ्लेक्ट करके जाएगा, कितना होगा 90 माइनस थीटा थीटा। अरे एंगल समझ में आए फटाफट, थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, फिर से यहां पे हमने कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया है, सो 90 माइनस थीटा। सो मुझे बताओ बच्चों, यहां पे आपको क्या निकलना है कि बाबा फाइनल जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर तो कैसे जाएगा। सो आपको यहां से सीधा पता चल रहा है बच्चों, रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, पैरेलल, लेकिन क्या ये तो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता ओरिजिनल रे को, पैरेलल टू ओरिजिनल रे, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर एंड 45 डिग्री टू द ओरिजिनल रे। कहां से जाएगा, पैरेलल टू द सेकंड, मतलब पैरेलल टू द ओरिजिनल रे। ये था हमारा ओरिजिनल, ये था फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। तो यहां से जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। यही बच्चों आप वैल्यू लेके आपको इजी समझेगा। अगर मैं यहां पे कंसिडर करता 45, तो ये कितना होता 45, ये भी कितना 45, 45, 45। अरे समझ में आ रहा है, सब एंगल कितना 45 डिग्री। तो अभी आपको पता चला बाबा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने मिरर को सेकंड को रिफ्लेक्शन हुआ। इज इट क्लियर, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see बच्चों, what is the given? A glass slab of thickness T and the refractive index mu. Calculate the time taken by light to travel the thickness T. क्या दिया आप लोगों को बाबा, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, कंसिडर किया, उसका थिकनेस दिया है बच्चों, कितना है थिकनेस उसका, स्मॉल टी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या फाइंड करना है आपको, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल द टी थिकनेस। सो बच्चों आपको टाइम फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल से आपको मालूम है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहां पे सवाल किसका है कि बाबा यहां से सपोज मैंने कहा ये जो रे ऑफ लाइट है उसको कहां ट्रैवल करना है, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, क्योंकि थिकनेस ट्रैवल करना है। अगर वो बेंड होता तो डिस्टेंस चेंज हो जाता। इज इट क्लियर। सो यहां से मुझे बताओ बच्चों, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वो थिकनेस इतना करेगा। अभी स्पीड, रिफ्रैक्शन हुआ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, the change in speed of light when the ray of light is travel from one medium to other medium। एयर से ग्लास में जा रहा है, अरे समझ में आया, रिफ्रैक्शन हुआ, सो स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज। तो कितना होगा रे बोलो, सराउंडिंग का मीडियम दिया नहीं, मतलब ये कौन होगा एयर, दूसरा कौन है
ग्लास। तो बच्चों रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है आपको मालूम है? रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो, म्यू। लेफ्ट साइड में कौन, कहां से निकल रहा है? एयर से। कहां जा रहा है? ग्लास। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। कैसे राइट करना है? हाउ टू रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां से क्या होता है? स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम जहां से निकल रहा था क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ग्लास v। यही कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या रे? म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर। यही क्या होता है बच्चों? लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन ग्लास, which is equal to what? Snell's of refraction, Snell's law of refraction, sin I upon sin R। क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इज इट क्लियर? सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, तो आपको, आपके पास कौन नहीं है रे? स्पीड नहीं है। तो स्पीड नहीं है तो आपके पास कौन सा डाटा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, स्पीड चाहिए। मतलब आप कौन से दो इक्वेशन कंपेयर करोगे? ये दो करोगे। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन इजी है लेकिन बेसिक कवर करवा रहा हूं। सो मुझे यहां से बताओ, तो बोलो बच्चों कैसे राइट करोगे? म्यू ऑफ ग्लास कितना दिया है आपको? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो सब्स्टिट्यूट करता हूं म्यू। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? 1 इज इक्वल टू, यहां से c, यहां से क्या रे? v। आपको कौन चाहिए बच्चों? यहां पे v चाहिए। तो यहां से बताओ मुझे क्या होता है? v इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, c बाय म्यू। आया समझ में? तो यहां पे अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, v नहीं था ना मेरे पास, तो क्या हो जाएगा रे? c बाय म्यू। तो फाइनल फॉर्मूला बोलो बच्चों, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यस। सो यहां से t इज इक्वल टू म्यू सीधा ऊपर चला जाएगा। सो t इज इक्वल टू म्यू t बाय c। सो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ये वाला। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, जब पहला मीडियम एयर होता है तो वह कंपलसरी क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अरे करेक्ट। तो मैं ये फॉर्मूला बच्चों यहां पे ध्यान दे दो। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रे? बोलो, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू सी ऑफ वी। अरे आए समझ में? मतलब यहां पे बच्चों पहला मीडियम अगर एयर होगा तो यहां पे कौन होता? सीधा सी होता। इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट? ठीक है। सो नेक्स्ट, कथी दूसरा लाओ तो कथी वीडियो होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A light is incident at an angle I on a glass slab। क्या दिया है बच्चों? Light is incident at an angle I on a glass slab। The reflected ray is completely polarized। Reflected ray is completely polarized। The angle of refraction is। So क्या दिया है बच्चों? फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो। क्या दिया है? यहां पे कौन है बच्चों? लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, तो मैंने कंसिडर किया दिस इज द ग्लास स्लैब। करेक्ट। आगे बोलो क्या दिया है? कि बाबा लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई। तो बाबा ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर दिया। एंगल आई किसके साथ बनेगा? कॉमन नॉर्मल के साथ बनेगा। सो ये दिया है आई। ओके आगे बोलो, द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज। तो आपने स्टडी किया है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है यहां पे? बोलो, रिफ्लेक्टेड मतलब ये वाला कैसा है? कंप्लीटली पोलराइज। तो याद आया क्या रे? यस, ब्रीवस्टर्स लॉ। करेक्ट। तो क्या कहता है? सो आपको क्या पूछा यहां पे? देखो कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे आपको मालूम है, सपोज ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ बनाएगा? रिफ्रैक्टेड रे विद द कॉमन नॉर्मल। ये कौन है आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको मालूम है एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये अगर आई होगा तो ये भी कितना होगा? आई होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन? जब रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होता है बच्चों, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि बाबा इन बिटवीन दैट कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। किसके बीच? द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सो आपको आर निकालना है ना बच्चों। क्या समझ में आ रहा है? कैसे निकालोगे? आंसर किसके टर्म में? आई के टर्म में। तो मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन दिख रही कि नहीं रे? करेक्ट। तो ये टोटल तीनों एंगल मिला के कितना होगा? 180 होगा। सो बोलो इक्वेशन क्या होगा? पहला एंगल आई, दूसरा यहां का 90 प्लस तीसरा यहां का आर, कितना हुआ? 180। सो आपको कौन निकालना है बच्चों? आर। सो आर क्या हो जाएगा? बोलो, 180 माइनस 90 माइनस आई। सो आर कितना हुआ रे बच्चों? 90 माइनस आई हुआ। तो डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन समझ में आया पक्का? सो कितना होगा? यस, इट इज बिकम 90 माइनस आई। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
if the aperture of telescope is decreased, the resolving power will be. क्या पूछा है आपको? रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, बेसिक से जाते हैं. तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर, लेकिन किसका रे? यस, टेलीस्कोप का पूछा है. सो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? बाबा रिजॉल्विंग पावर होता है, सबसे पहले याद रखो, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. करेक्ट. सो यहां से मुझे बताओ बच्चों 1 अपॉन डी थीटा है. करेक्ट. तो यहां का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है रे? बोलो. कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्बडा. सो दीज आर द फॉर्मूलेस टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर. समझ में आ रहा है? सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं? व्हाट इज द कैपिटल डी? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. आर क्लियर? व्हाट इज द स्मॉल डी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट? टू ऑब्जेक्ट्स. जस्ट दे आर जस्ट रिजॉल्व. आपने वेव ऑप्टिक्स में क्या स्टडी किया? रेलिफ क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन. तो रिजॉल्विंग पावर कब निकालते हैं? कि बाबा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब जस्ट रिजॉल्व होते हैं. 3 कंडीशंस आर गिवन बाय रेलिफ. फर्स्ट वन इज अ व्हाट? कि बाबा दे आर अनरिजॉल्व, दे आर जस्ट रिजॉल्व, दे आर वेल रिजॉल्व. तो हम ये कब निकालते हैं? डी थीटा मिनिमम, जो एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व. सो स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व. व्हाट इज द ए? इट इज द एपर्चर. किसका? ऑब्जेक्टिव. एपर्चर ऑफ द व्हाट? टेलीस्कोप. लैम्बडा इज द वेवलेंथ. बच्चों सब टर्म्स क्लियर हुए? हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, सब बेसिक जाएंगे. क्वेश्चन कैसा होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो. सो मुझे यहां पे बताओ, अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों. एपर्चर इज डिक्रीज. तो आप देख रहे हो रिजॉल्विंग पावर का एपर्चर के टर्म में क्या फॉर्मूला है? ए अपॉन 1.22 लैम्बडा. मतलब रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर. सही है? मतलब एपर्चर क्या किया? डिक्रीज. तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. आया पक्का समझ में? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं. ठीक है, नेक्स्ट वन. So what is the next question? A glass slab of thickness 4 centimeter contains the same number of waves as a 5 centimeter of water. क्या दिया है? Glass slab of thickness 4 centimeter contains the same number of waves as a 5 centimeter of water when both are traversed by the same monochromatic ray of light. What is meant by monochromatic? Same wavelength. The refractive index of water कितना है? 4/3. So what is that for glass? So बच्चों क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए. क्या दिया है? बाबा ग्लास में ट्रैवल कर रहा है वो 4 सेंटीमीटर. तो देन इसमें कितना करना है? वाटर में 5 सेंटीमीटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का निकलना है. तो आपने स्टडी किया है ऑप्टिकल पाथ. अरे करेक्ट, दोनों का क्या सेम है? ऑप्टिकल पाथ. तो ऑप्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो. व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ? वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा पार्ट है. व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ? बोलो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल in that medium, refractive index of that medium into distance travel by the light in that medium. करेक्ट. तो अभी ये कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन क्या होगा रे? बोलो. बाबा दो मीडियम है, एक तो ग्लास है तो दूसरा वाटर है. तो इक्वेशन क्या बनेगा रे? म्यू ऑफ वाटर इंटू डिस्टेंस ट्रैवल इन वाटर इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू डिस्टेंस ट्रैवल इन ग्लास. अरे समझ में आ रहा है? सो बच्चों आपको कौन निकलना है? व्हाट इज दैट फॉर ग्लास? मतलब कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकलना है. सो मुझे यहां से बताओ ग्लास का इक्वेशन क्या बनेगा फिर? म्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी जी. सो बोलो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अभी म्यू ऑफ वाटर कितना दिया आप लोगों को? 4/3 दिया है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो. बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल इन वाटर कितना ट्रैवल कर रहा है वाटर में? 5 सेंटीमीटर और ग्लास में 4. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा. तो 4 गेट कैंसिल. तो कितना है बच्चों? 5/3. कौन मिला हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. समझ में आया? ऑप्टिकल का पाथ के ऊपर 4 से 5 न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी. क्वेश्चन समझ में आता है? बाबा ए मीडियम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो दूसरा मीडियम का कुछ भी देंगे तो क्या? ऑप्टिकल पाथ. क्लियर? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ सी, in vacuum to travel the distance d, light takes the time t. In medium to travel the phi d, it takes the time capital T, the critical angle of the medium.
तो क्रिटिकल एंगल आया मतलब कौन सा फिनोमेनन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कि बाबा फर्स्ट द रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. सेकंड कंडीशन कि बाबा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. समझ में आ रहा है? याद है आपको लोगों को फॉर्मूला क्या होता है? बाबा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर. सी होता है क्रिटिकल एंगल, करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर. तो अभी डाटा रीड करते हैं बच्चों, क्या दिया है इस क्वेश्चन में? पहले कहते हैं बाबा डाटा दिया है वैक्यूम में, और दूसरा दिया है कौन सा भी मीडियम होगा जो भी. सो वैक्यूम में क्या है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है? डी. उसके लिए कितना टाइम लगता है? टी. मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 5d. और कितना टाइम लेता है? कैपिटल टी. तो आपको पूछा है बच्चों क्रिटिकल एंगल. सही है? सो आप देख रहे हो बच्चों, मुझे बताओ बाबा डाटा तो क्या है? डिस्टेंस एंड टाइम है, करेक्ट. और क्रिटिकल एंगल फॉर्मूले में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड में लेके जा सकते हैं ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. अगर यहां पे म्यू आर अपॉन म्यू डी है तो यहां पे क्या होगा बच्चों? वी डी अपॉन वी आर होगा. और v निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो बोलो बच्चों साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. सही है. अभी d मतलब कौन है ऊपर? डेंसर है. तो डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगा? 5d अपॉन टी. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5d अपॉन टी. नीचे कौन है बच्चों? रेयर. तो कौन है? वैक्यूम. वहां का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी अपॉन टी. पक्का समझ में आ रहा है? सो मुझे यहां से बताओ डी डी गेट कैंसिल. सो बच्चों साइन सी क्या बचेगा? ये टी 5 के साथ चला जाएगा. सो क्या होगा रे? 5t अपॉन टी. तो आपको कौन निकालना है? क्रिटिकल यानी सी. तो सी क्या होगा रे? साइन इनवर्स ऑफ 5 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी. सो कौन सा ऑप्शन रे? सी ऑप्शन. क्वेश्चन समझ में आया? क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला क्या है? खाली यहां पे बुक में दिया है वैसा मत याद रखो. साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. प्रॉपरली क्या है? म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर. हमेशा एयर और दूसरा मीडियम नहीं रहेगा, ग्लास वाटर भी हो सकता है. सो उस वक्त आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है? सो क्वेश्चन में कुछ डाउट आया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट. सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A light is traveling from air into medium. The velocity of light in a medium is reduced to 0.75 times velocity in air. ठीक है. Assume that angle of incidence I is very small. The deviation of the ray, मतलब कौन निकलना है? डेविएशन मतलब कौन? डेल्टा. एंगल ऑफ डेविएशन निकलना है. कंडीशन क्या है बच्चों? मीडियम में कितनी है वेलोसिटी? रिड्यूस टू 0.75 टाइम्स. मतलब क्या रे? velocity in medium is equal to 0.75 times velocity in air. सही है बच्चों? मतलब ही क्या रे? 0.75 मतलब ही कितना? 3/4 होता है. कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा. ठीक है. सो आगे बोलो बच्चों, मुझे एंगल ऑफ डेल्टा डेविएशन निकालना है, करेक्ट. तो मुझे बताओ डायग्राम आएगी तभी कर सकोगे. बाबा बोलो, ये है बाबा एयर और ग्लास का इंटरफेस. सही है. रिफ्रैक्शन हुआ. सो मुझे बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ. बच्चों स्पीड रिड्यूस हो रहा है ना, मतलब ये एयर रेयर होगा तो ये कौन सा होगा? डेंसर होगा. तो डेंसर में मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी मैटर करेगा, करेक्ट. सो मुझे यहां पे बताओ, सो ये कौन हुआ रे बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये कौन हुआ रे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में होता है? डेविएशन क्या है? इट इज एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड द फाइनल पाथ. सो मतलब ओरिजिनल पाथ कहां जा रहा है? ऐसा सीधा जाना चाहता था बट मीडियम चेंज होने की वजह से डेविएट हो गया. सो कौन है? ये डेल्टा है बच्चों. आया क्या समझ में? आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो मुझे बताओ कि बच्चों ये एंगल पूरा आई है तो ये दोनों को मिलोगे ये भी क्या होगा? अरे अपोजिट एंगल होंगे ना. तो यह है तो पूरा आई. तो मुझे डायग्राम देख के बताओ बच्चों, तो कैन आई राइट आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा? टोटल आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा. तो डेल्टा क्या होगा रे बच्चों? आई माइनस आर होगा. अभी आप लोग आंसर देख रहे हो, आंसर किसके टर्म में? आई के टर्म में. मतलब आपको आर को किसके टर्म में लेके जाना पड़ेगा? आई के टर्म में लेके जाना पड़ेगा. सो मुझे बताओ बच्चों कैसे जाओगे? तो आपको ये तो दिया है,
ये रिलेशन किसके बीच का है? स्पीड का। इसलिए मैं बोलता हूं रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आया रे आया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से अंदाजा आ जाता है आपको कौन से दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे। तो मुझे यहां पे बताओ कौन से करोगे, बोलो आप। एक तो स्पीड दिया है और दूसरा क्या है, हमको एंगल चाहिए। मतलब कौन कंपेयर करोगे आप? ये दोनों। आया क्या अभी समझ में? करेक्ट। सो बोलो अभी क्या हो जाएगा। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे बच्चों, मैं राइट करता हूं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, दूसरा मीडियम कौन सा है रे बच्चों? अरे वीएम है ना। तो यहां से क्या लिखोगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, किसके बराबर है? साइन आई अपॉन साइन आर। सो साइन आई अपॉन साइन आर। अरे करेक्ट बच्चों। तो ये स्पीड चाहिए दिया है, तो स्पीड के टर्म में कैसे लिखोगे? स्पीड में कौन आता है पहला ऊपर? 1। तो यहां पे कौन आएगा बोलो? v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ मीडियम। अभी आया पक्का समझ में? सो बच्चों मुझे बताओ, एक कंडीशन इंटेंशनली दी है बाबा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अरे करेक्ट। मतलब ये किसके बराबर होगा? डायरेक्टली आई बाय आर के बराबर होगा। अरे पक्का समझ में आया? अभी बोलो आर कैलकुलेट कर सकते हो ना? बोलो आर इज इक्वल टू आई इंटू वी एम बाय वी ए। तो बोलो बच्चों वी एम बाय वी ए कितना है? 3/4। सो कितना हो जाएगा? 3I/4। अरे करेक्ट ना, वी एम बाय वी ए चाहिए ना आपको। करेक्ट, आर चला गया। सो बोलो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे? आर के इक्वेशन में। अरे किया ना, आर नहीं था ना हमारे पास, आर मिल गया क्या? कितना मिल गया? 3I/4। तो बोलो आई माइनस आर की जगह 3I/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, कितना आया रे? I/4। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? एनी डाउट? तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया? I माइनस आर। तो आर को मैं इसमें लेके गया। तो ये खाली फॉर्मूला याद रखो रिफ्लेक्शन का, जो चीजें दिए हैं वो खाली कंपेयर करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं। सो कितना आया हमारा आंसर? I/4। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light is traveling through rarer medium incident at very small angle I on a glass slab. After the refraction, velocity is reduced by 20%. The angle of deviation, same question. अरे करेक्ट। पिछले केस में बाबा दिया था 0.75 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पे दिया है रिड्यूस। बच्चों अभी 20% नहीं, गलती नहीं करने की। रिड्यूस बाय परसेंटेज मतलब कितना? 100। रिड्यूस बाय 20 मतलब कितना बाकी रह गया? 80%। मतलब दिया क्या है बोलो कंडीशन कि बाबा वेलोसिटी इज रिड्यूस कहां पे? ग्लास स्लैब पे। तो क्या हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू बोलो बच्चों 80% ऑफ वेलोसिटी इन रेयर मतलब एयर। इज इट क्लियर? मतलब ये कितना रे? 4VA/5। 24 का 25 का। क्लियर? अभी पिछले केस में मैंने ऑलरेडी डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, तो कुछ जरूरत नहीं है। तो यहां से मुझे बताओ डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा का I माइनस आर। फिर से बोलो इक्वेशन कैसे राइट करोगे? VA अपॉन VG। बोलो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। फिर से आपको दिया है बाबा इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल, तो फिर से क्या बनेगा? I/R। तो बोलो बच्चों I इज इक्वल टू आर इंटू, सॉरी आर कैलकुलेट करना है, आर इज इक्वल टू आई इंटू वीजी बाय वीए। तो कितना होगा वीजी बाय वीए? 4/5I। आया समझ में बच्चों? करेक्ट, सेम। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर की जगह 4/5I। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? I/5 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं? अभी एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे? इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस। बाबा हमने तो पहले ही क्वेश्चन में कर दिया था। करेक्ट, इक्वेशन बोलो फटाफट। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू एपर्चर अपॉन 1.22 लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी थीटा। और सही है। सो मुझे यहां पे बताओ आपको कहा है रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके टर्म में? वेवलेंथ के टर्म में, फोकल लेंथ पे है, तो वेवलेंथ मैटर करेगी। तो आप देख रहे हो रिजॉल्विंग पावर कैसे है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिजॉल्विंग पावर क्या चाहिए आपको? ज्यादा चाहिए, तो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए?
कम होनी चाहिए। मतलब क्या रे, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the same monochromatic ray of light travels through a glass slab and through a water, number of waves in a glass of thickness 6 centimeter, ध्यान में आया होगा रीड करते करते, each same as a water column of height 7 centimeter, refractive index of glass is 1.5, then the refractive index of water, बोलो बच्चों किसके ऊपर का क्वेश्चन? ऑप्टिकल पाथ का। तो बोलो क्या हो जाएगा फिर से? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक ग्लास स्लैब है तो दूसरा वाटर है। इक्वेशन राइट करो फिर फटाफट, क्या होगा इक्वेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू डिस्टेंस ट्रैवल इन ग्लास, म्यू ऑफ वाटर इनटू डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ वाटर। क्या फाइंड करना है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब कौन रे? म्यू डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा? म्यू जी इंटू डी जी अपॉन डी डब्ल्यू। सही है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है रे? 1.5, मतलब ही कितना रे? 3/2। डिस्टेंस ग्लास में कितना गया रे ट्रैवल करके? 6 सेंटीमीटर। डीडब्ल्यू कितना है रे? 7। तो कितना रे बच्चों? 6 3 का 18/14, यानी क्या 9/7। तो बोलो 7 1 का 7 20, 7 2 का 14, 60, 7 8 का 56, फिर से 7 5 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना? 1.28। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया। एनी डाउट? तो ऑप्टिकल पाथ वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। नहीं, प्रॉपरली रीड करो। क्या दिया है कि बाबा ये कौन है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे करेक्ट। सो आपको दिया है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। यहां पे होता है कॉमन नॉर्मल, रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो ये कौन होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपको पूछा है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस। सो बच्चों इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। टेलीस्कोप अच्छे से क्वेश्चन है और इजी है। इफ द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप है, अभी क्या है? माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स नो, अभी माइक्रोस्कोप है। सो राइट करो क्या होते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले। राइट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो बच्चों राइट डाउन, उसमें दो कंडीशंस है। पहला है अगर सेल्फ ल्यूमिनस होगा सोर्स, जिसके पास खुद का लाइट होगा, और दूसरा होगा नॉन। अरे आया समझ में? तो पहला कंडीशन राइट करो बच्चों। पहला का फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। कितना होता है? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्बडा। सही है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड, लैम्बडा इज द वेवलेंथ। सो बच्चों लेकिन यहां पे दिया है सर, आप तो बोले न्यूमेरिकल एपर्चर कहां है यहां पे? सो आपको स्टडी किया है बच्चों न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब कौन सी वाली टर्म? नाउ सी, न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब म्यू साइन थीटा। न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब कौन? म्यू साइन थीटा। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ बच्चों, आपको दूसरी चीज, अभी रिजॉल्विंग पावर रिमेन्स कांस्टेंट? नो ना बच्चों, वैल्यू चेंज होती है तो कांस्टेंट कहां से रहेगा? दूसरा जीरो होगा क्या? नहीं होगा। फिर कौन मैटर करेगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो बच्चों उल्टा जाने का। मुझे यहां पे बताओ रिजॉल्विंग पावर क्या दिख रहा है आप लोगों को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल एपर्चर। अरे समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? बोलो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। बोलो बच्चों क्या होता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर। अरे करेक्ट, मतलब यहां पे अगर न्यूमेरिकल एपर्चर मैंने इंक्रीज किया तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होगा, यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिक्रीज होगा। क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो बोलो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीज हो जाएगा।
पक्का समझ में आया? फॉर्मूले समझ में आया? करेक्ट, ठीक है। दिस इज फॉर व्हाट? माइक्रोस्कोप, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है बोलो? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6. द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय रे from source to surface of slab is same as the travel through the glass slab. The distance from the source from the surface. बोलो, क्वेश्चन मारी है, दिया क्या है, रीड करो प्रॉपरली। रे ऑफ लाइट किस पे इंसिडेंट हुआ बच्चों? ग्लास स्लैब, ठीक है, कंसीडर किया बाबा, यहां पे ग्लास स्लैब है। दूसरा क्या, उसका थिकनेस कितना है रे? 5 सेंटीमीटर है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रे? 1.6 है। इसमें कुछ डाउट? बच्चों रे ऑफ लाइट कैसा इंसिडेंट हुआ ये मैटर करेगा? नॉर्मली। नॉर्मली मतलब बोलो, ये क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा। अरे नॉर्मल इंसिडेंस पता है ना, डेविएट नहीं होता, डायरेक्टली सीधा निकल के जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस पे। तो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, तो आपका क्वेश्चन रीड करो, तो आपको कहा है द टाइम टेकन, कहां से बाबा? यहां पे कोई तो सोर्स ऑफ लाइट होगा। The time taken to travel by ray from source to surface of slab and it's same as to travel through the glass slab. मुझे बताओ मतलब कौन? कि बाबा यहां से यहां तक लगने वाला टाइम सपोज t1 होगा और ग्लास स्लैब को क्रॉस करने वाला t2 होगा, तो आपको कंडीशन क्या दी है? t1 इज इक्वल टू t2। सही है। सो नेक्स्ट क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द सरफेस, मतलब कौन सा डिस्टेंस रे? सोर्स फ्रॉम द सरफेस, ये सोर्स ये सरफेस, तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको d, और नीचे वाला आपको पता ही है कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है ही। सो बच्चों क्वेश्चन तो इजी है, मुझे बताओ टाइम दिया है ना और आपको डिस्टेंस निकालना है। अरे करेक्ट, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो मुझे बताओ बच्चों यहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला क्या हो जाएगा? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डी। बच्चों पहला मीडियम नहीं दिया होता है, मतलब वो क्या होता है? एयर और वैक्यूम। तो यहां पे क्या होगा? सी ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू, आगे बोलो, T2 कितना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर में रख दूंगा, डिवाइडेड बाय मीडियम में स्पीड चेंज होता है ना, तो कितना आएगा? v आएगा। अरे क्लियर? तो मुझे बताओ मुझे कौन फाइंड करना है? d। तो बोलो बच्चों d क्या होता है रे? 5c/v। और पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था बच्चों, सीधा ध्यान में रखो, एक मीडियम अगर कंपलसरी एयर है, दूसरा मीडियम कोई भी होगा, तो एट दैट टाइम रिमेंबर लैम्बडा डैश बिकम लैम्बडा बाय म्यू, v डैश बिकम v बाय म्यू, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता एक मीडियम से। पहला मीडियम कंपलसरी कौन है? एयर होगा, दूसरा कौन सा भी दिया होगा, तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा, कितना? v बाई म्यू होगा। सो मुझे मतलब यहां पे बताओ बच्चों, तो यहां पे v मतलब मैं यहां पे अभी कौन है? c बाई म्यू राइट करूं v की जगह। सो बोलो क्या हो जाएगा फिर? यस, सो 5 इंटू v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों? c बाई म्यू। सो फिनिश ना क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू 5, तो म्यू कितना है रे? 1.6, तो 1.6 इंटू 5, तो d कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? अरे ये ध्यान में आ गई ना, स्पीड कितना होगा? म्यू टाइम्स डिक्रीज होगा c से, तो मैंने v की जगह c बाय म्यू किया। बच्चों अदर वे अभी आप बता सकते हो सर शॉर्टकट, ऑप्टिकल पाथ हुआ कि नहीं हुआ? अरे कर सकते हैं ऑप्टिकल पाथ से, जरा सोचो, इस पहले मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d। मीडियम एयर और वैक्यूम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1। दूसरे मीडियम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 5। वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.6। फिनिश ना बच्चों। कैसे भी करो, आया क्या समझ में? कुछ डाउट? क्लियर? ओके, सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट वन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a compound microscope, focal length and the aperture of objective use is respectively। बच्चों क्वेश्चन किसका है? अच्छे से सोचो, रिजॉल्विंग पावर नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कौन है? आपने स्टडी किया है बच्चों, क्या क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, किया है कि नहीं? उसका क्या निकाला था आपने ऑप्टिक्स में? मैग्नीफाइंग पावर निकाला था।
सो डायग्राम ध्यान में दे दो बच्चों, यहाँ पे मैं उसके और भी कुछ क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के वो भी कवर करवा दूं। याद करो माइक्रोस्कोप का बाबा, यहाँ पे होता है आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे होती है आपका आईपीस, बोलो फटाफट। सो ऑब्जेक्टिव, आईपीस आपको ध्यान में आना चाहिए कि बाबा पहला कंडीशन, रे ऑफ लाइट ऐसा जाता है, फोकल से पास करता है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ भी पहले इमेज मिलती है, करेक्ट, फिर बाद में फिर से यहां से रे आएगा, यहां चला जाएगा, दूसरा ऐसा चला जाएगा, ये आके इधर, अरे करेक्ट, फटाफट बता रहा हूं रैंडमली। तो बच्चों पहला लेंस कौन होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कैसा दिखाई रहे दे रहा है आईपीस से? छोटा है। तो मुझे यहां से बताओ, आंसर मिल गए? क्या होना चाहिए उसका? पहला फोकल लेंथ शॉर्ट, एपर्चर मतलब ये इसको एपर्चर बोलते हैं साइज को, तो एपर्चर भी कैसा है? स्मॉल। तो दोनों आंसर क्या हो गए? शॉर्ट एंड स्मॉल। तो बच्चों यहां पे और क्वेश्चन क्या बनते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव? सो यहां से रे ऑफ लाइट गया, पहली इमेज यहां पे, बच्चों ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, तो पहला लेंस में अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म होती है तो रियल, दूसरी रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और दूसरा इससे बड़ा है मैग्निफाइड। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव? रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड। अभी दूसरा केस, यहां पे दोनों भी टाइप ऑफ लेंसेस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंसेस। तो बच्चों फाइनल और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ये वाला फाइनल। तो अभी मुझे बताओ, ये रियल नहीं है, वर्चुअल, बिकॉज ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑल्सो ऑन सेम साइड, तो वो वर्चुअल बन गई। सो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड। और इसका पूछते तो आईपीस का फोकल लेंथ लार्ज, एपर्चर। सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए? और यहां पे बोलो बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था रे? जनरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यानी वीओ अपॉन यूओ इनटू डी बाय यूई। अरे करेक्ट। सो यहां से वीओ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये बच्चों ध्यान में रखो, यहां पे ये जो जनरल इक्वेशन है और उसमें दो कंडीशंस, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड फार पॉइंट एडजस्टमेंट, मैंने जनरल बता रहा हूं, कुछ डाउट? सो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इतना होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ पीस इतना होता है। सो बच्चों क्वेश्चन में डाउट, सब क्वेश्चंस कवर करवाए, उसके रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं। सो नेक्स्ट बोलो क्या है? A convex lens of focal length f is placed in contact with the concave lens of same focal length. Correct? So आपको पूछा है equivalent focal length of combination. क्या निकालना है आपको? Equivalent focal length of combination. So बच्चों पहली लेंस कौन सी रहे? कॉन्वेक्स। अरे सही है। कॉन्केव लेंस कैसी होती है बच्चों? यहां पे निकल दो, ऐसी होती है कॉन्केव लेंस। अरे सही है। सो मतलब ये लेंस इसमें कैसे हो जाएगी? सॉरी कॉन्केव, ये प्लानो कॉन्केव है, खाली ओनली कॉन्केव पूछते हो तो आप ऐसे निकालते हो, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं करता। इज इट क्लियर? तो दोनों कांटेक्ट में है ना, तो हो गए बराबर कांटेक्ट में। तो क्या दिया पहली कंडीशन? दोनों का फोकल लेंथ क्या है रे? सेम। मतलब बाबा ये एफ है तो ये भी एफ है, तो आपको क्या निकलना है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो बच्चों आपने स्टडी किया है, व्हेन द लेंसेस आर इन कांटेक्ट देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जितने भी होंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन। सही है। सो लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान में रखो बच्चों, ऑप्टिक्स आया रहा है तो साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है। सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सो यहां से क्या आ जाएगा? 1/FE। ये क्या होगा बच्चों? पहले वाले का पॉजिटिव 1/F, दूसरे वाले का नेगेटिव बच्चों, तो -1/F हुआ। मतलब ये कितना हुआ? 0। तो आप बोलेगे 0 आंसर, नहीं, गलती नहीं करने की, ये 1/FE है, ये 1/FE है, तो FE क्या होगा? 1/0 होगा बच्चों, इंफिनिटी होगा। अरे ये 0 आया ना 1/FE का वैल्यू, हमको कौन निकलना है? FE निकलना है। तो FE क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 0 यानी इंफिनिटी होगा। अरे पक्का समझ में आया? तो यहां से आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। बच्चों यहां से ही मुझे बताओ, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा इसमें और एक केस होता है, दो लेंसेस they have the some focal length f1 and f2 and they are separated by a small distance d। तो इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होता है? सो उसका फॉर्मूला याद रखो, 1/FE is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 f2। this is one is also special case।
नहीं आया तो आ सकता है। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां से और क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दे दो बाबा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता है बच्चों, बोलो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन यहां पे भी गलती करोगे, क्या गलती हो बाबा? यहां पे ये जो फोकल लेंथ है ना, वो मीटर में होनी चाहिए। जनरली आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दिए होते हैं, आप जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हो, नहीं तो आपको सेंटीमीटर में करना है तो यूज दिस फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आगे गया था सीडी में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? आप बोलेगे वैट, नहीं, डायोप्टर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? डायोप्टर। इसका डायमेंशन क्या होगा रे, पूछता हूं। सिंपल, इट इज ए काय 1/मीटर ना, तो एल इनवर्स होगा। हाँ, बहुत सारे सारे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, सो प्रिपेयर करो। सो बच्चों फिर मैं ये इक्वेशन पावर की टर्म में लिख सकता हूं क्या रे? क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा रे? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। बच्चों उस एक क्वेश्चन करके आगे मत चलो, उसके रिलेटेड सब क्वेश्चन प्रिपेयर करो, आराम से आएंगे। एनी डाउट? सब समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम x टू मीडियम y इज थीटा। क्रिटिकल एंगल आया फिर से कहां जा रहा है बच्चों? x टू y। जिसका बेसिक क्लियर होगा वो यहां से स्टार्ट करेगा। गिवन क्रिटिकल एंगल यानी कौन सा कंसेप्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाता है? डेंसर टू रेयर। तो इसके नीचे राइट करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक्स कौन सा होगा? डेंसर। वाई कौन सा होगा बच्चों? रेयर। अरे आ रहा है समझ में? आगे बोलो, इस थीटा, कौन थीटा? क्रिटिकल एंगल थीटा दिया आप लोगों को। आगे बोलो, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज वी एक्स। सो बच्चों कैन आई राइट इज वी एक्स? तो आपको क्या पूछा है रे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी वाई किसके बराबर होगा? सही है? तो मुझे बताओ, जो कंसेप्ट दिया उसका फॉर्मूला राइट करो। क्या मालूम है आप लोगों को? मैंने लिख के दिया था। साइन सी क्या होता है बोलो फटाफट? म्यू ऑफ आर अपॉन म्यू ऑफ। तो बच्चों स्पीड के टर्म में दिया है ना, तो स्पीड क्या होगा? इनवर्सली। सो क्या होगा? वी डी अपॉन वी आर होगा। सो मिल गया ना बच्चों? अभी ये देखो, आया क्या समझ में? वी डी मतलब कौन है हमारा? वी एक्स है। नीचे कौन है? वी वाई। सो फिनिश ना बच्चों क्वेश्चन। और साइन सी मतलब ही सी की जगह कौन? साइन थीटा इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी वाई। कौन निकलना है आपको? वी वाई। तो बोलो व्हाट इज द वी वाई? वी एक्स अपॉन साइन थीटा। अरे आया क्या समझ में? बेसिक्स क्लियर तो कुछ नहीं, क्वेश्चंस आराम से 2-3 स्टेप में सब आंसर निकल रहे। करेक्ट? तो क्या होगा? वी एक्स अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो? A telescope has a large diameter of the objective, then resolving power is। अरे क्या पूछा है? टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर। सेम क्वेश्चंस बोलो बच्चों। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्बडा। लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या दिया आपको? एपर्चर। एपर्चर कैसा है? ज्यादा है। सो आपको पूछा है क्या होगा रिजॉल्विंग। तो देख रहे हो, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो ये इंक्रीज तो ये ऑल्सो। सो क्या होना चाहिए? रिजॉल्विंग पावर इज हाई होना चाहिए। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट, a thin hollow prism of refraction angle 3 डिग्री। प्रिज्म दिया है, लेकिन क्या इसमें कुछ छुपा होता है? थीन प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? थीन प्रिज्म। व्हाट इज अ थीन प्रिज्म? जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, थीन प्रिज्म होता है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होता है, उस प्रिज्म को बोलते हैं थीन प्रिज्म। देन इट इज फिल्ड विथ वाटर गिव्स अ डेविएशन, मतलब कौन? डेल्टा। कितना दिया है? 1 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, सो म्यू ऑफ वाटर पूछा है बच्चों। और क्या दिया आपको है? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कौन होता है? 3 डिग्री। ए होता है। क्या होता है? ए। सो आपको और किसकी वैल्यू दी है? करेक्ट। तो बच्चों याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म? वेरी इजी, डेल्टा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। सॉल्व ना बच्चों क्वेश्चन, म्यू निकलना है।
तो डेल्टा कितना है आपका 1, ए कितना है आपका 3, म्यू निकलना है -1, सो 1/3 इज इक्वल टू म्यू -1, तो बोलो म्यू इज इक्वल टू 1 + 1/3 यानी 4/3। फिनिश ना बच्चों, क्वेश्चन इजी था, खाली आपको पता होना चाहिए था एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला किसके लिए, थीन प्रिज्म के लिए। सो 4/3 मतलब ही कितना 1.33। ठीक है, नेक्स्ट चलो रीड करो बच्चों क्या दिया है। द इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ एफ, इक्विकॉन्वेक्स, ठीक है। द लेंस इज कट कहां से, अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पोल। कैसा कट किया, perpendicular to principal axis passing through the pole. What will be the focal length of any half? कंडीशन बोलो, इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, कॉन्वेक्स है तो ये हो गया उसका शेप, ठीक है। तो इक्विकॉन्वेक्स मतलब इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, सही है। सो आपको क्या पूछा है बच्चों, लेंस कैसी कट की, यहां से, ये होता है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, यहां से कट कर दिया ऐसा, क्लियर। तो कितने पार्ट बनेंगे, 2। तो कैसे बनेंगे पार्ट, ये वाला पहला पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट। तो बच्चों आप अगर कहा है कि ओरिजिनल इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है f, तो कट करने के बाद सेपरेटेड पोर्शन का कितना होगा। तो उसमें 2 कंसेप्ट है, एक तो ये वाला और दूसरा ऐसा है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया। सो बच्चों आपको मालूम है बाबा फोकल लेंथ निकालना है किसका, लेंस का, तो कौन सा फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, 1/r1 -1/r2। सही है, तो ध्यान दे दो, पहला लेंस कौन सा है, इक्विकॉन्वेक्स है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट म्यू -1/r। ये हो गया फर्स्ट केस का फॉर्मूला। बच्चों अभी कट करने के बाद लेंस चेंज हो गई, इट इज प्लानो कॉन्वेक्स नाउ। कौन सी हो गई, प्लानो। इसका रेडियस कितना हुआ अभी, इन्फिनिटी हुआ, इसका कितना रह गया आर, प्लेन सरफेस है ना, अरे समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट केस में बच्चों ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर सेकेंड केस 1/f इज इक्वल टू म्यू -1/r। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहां पे मैं इसको बोला था एफ डैश, तो एफ डैश लिखता हूं। सो मुझे दोनों का रिलेशन फाइंड करना है ना बच्चों, तो मुझे बताओ ये म्यू -1/r कितना है, तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/f इज इक्वल टू 2/f डैश। सो फिनिश ना बच्चों, आपको कौन चाहिए, सेकेंड एफ डैश, कितना हुआ 2f हुआ, क्लियर। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो बच्चों दूसरा केस, अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो ऐसा कि बाबा अगर लेंस मेरे पास ऐसा है, उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया, तो ये बन गए उसके 2 पोर्शन। इस केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, मतलब अगर ओरिजिनल का f है तो सेपरेटेड पोर्शन का भी f रहेगा। और एक चीज नहीं दी है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बाबा ये लेंस का हाफ पोर्शन जो है, ये लेंस है मेरे पास, इसका हाफ पोर्शन मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया, तो खाली इतना ही पार्ट बचा। तो आपको पूछते हैं व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो भी चेंज नहीं होता, हाफ पोर्शन ऑफ क्या चेंज होता है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज होता है, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। और मैंने बताया एपर्चर क्या होता है, ये वाला, तो एपर्चर डिक्रीज हुआ ना बच्चों, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो ये क्वेश्चन समझ में आया, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी इज डिक्रीज बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल होता है एपर्चर स्क्वायर। सब टाइप क्वेश्चन क्लियर, फॉर्मूले समझ में आए। यहां से इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेशन करने के लिए आता है, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, a glass has a refractive index of mu with respect to air and critical angle for a ray of light going from कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर। तो आपको दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, क्रिटिकल एंगल कितना दिया है बच्चों, सी थीटा। आगे रीड करो, इफ a ray of light is incident from air on the glass, incident from air on the glass,
विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। बाबा पहले केस में जो क्रिटिकल एंगल था वो दूसरे केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया तो आपको पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। करेक्ट, दो केसेस है। पहला केस क्या है बोलो बच्चों, क्या समझ में आया आपको? एक तो एयर है ग्लास का और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। पहले केस का फॉर्मूला बोलो रे, इजी क्वेश्चन है। साइन सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर अपॉन म्यू ऑफ डेंस, मतलब 1 अपॉन म्यू। तो मतलब पहला केस का इक्वेशन क्या मिल गया बोलो बच्चों, है ना? पहला कंडीशन किया क्रिटिकल एंगल वाला। दूसरा कंडीशन में रीड करो कि बाबा इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन दी ग्लास, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा दिया है, तो आपको पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो सेकंड केस क्या है बोलो बच्चों, सिंपल, यहां से आपका एयर ग्लास, यहां से इंसिडेंट हुआ, ये हो गया आपका कितना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड केस में थीटा, तो आपको पूछा है आर कितना होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू। सो मुझे बताओ बच्चों, इजी है, यहां पे आप कौन सा लॉ यूज करोगे? स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का इक्वेशन बताए। सो क्या होगा स्नेल्स लॉ के अनुसार, साइन आई मतलब कौन, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ आर क्या होता है म्यू 2 बाय म्यू 1, मतलब म्यू बाय 1। आपको कौन फाइंड करना है, साइन आर। तो साइन आर का फॉर्मूला क्या होगा रे, साइन आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाय म्यू, एंड व्हाट इज द साइन थीटा 1 बाय म्यू, मतलब 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर। तो कौन फाइंड करना है आपको, आर। सो आर का इक्वेशन क्या रे, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू स्क्वायर। कुछ डाउट? इजी है, उसी पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ज्यादा है ही नहीं, खाली बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो है का ऑप्शन है क्लियर, पहला है कंडीशन, दूसरा कंडीशन सबस्टिट्यूट। हर एक क्लियर, कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है बोलो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9, कौन दिया है, टेलीस्कोप है। बोलो बच्चों, पहले इस लाइन से क्या पता चला आपको, उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है 9। When it is adjusted for parallel rays, so बच्चों मैं कुछ कह रहा था स्टार्टिंग में कि बाबा मैग्नीफाइंग पावर इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें दो कंडीशन होता है, एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, एक होता है फार पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब क्या कि इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आपको मालूम है ह्यूमन आई के लिए कितना होता है वो 25 सेंटीमीटर। और फार एडजस्टमेंट मतलब व्हाट, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। इज इट क्लियर? सो आपको दिया है द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20, क्या है ये, तो यार ध्यान रखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सो वो दिया है एल, कैपिटल एल, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब कौन बाबा, फोकल लेंथ ऑफ एफओ एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना होगा। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, FO बाय FE। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, FO प्लस FE। फिनिश ना क्वेश्चन बच्चों, क्या है अभी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे FO बाय FE कितना है 9 है, मतलब FO किसके बराबर हो जाएगा 9 FE के बराबर, और यहाँ पे खाली सब्स्टिट्यूट करो, फिनिश। सो FE की जगह क्या आ जाएगा 9 FE प्लस FE, लेंथ कितना है 20, सो 10 FE इज इक्वल टू 20। सो बच्चों मिल गया, FE कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अरे आए के समझ में, तो FE 10, तो ये FO कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अरे है ना इजी, दो फॉर्मूले याद रखो, ये वाला एंड दूसरा लेंथ होता है ये वाला। क्लियर, इस पे 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, समझ में आया क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं? तो क्या होगा, पहले किसका पूछा है ऑब्जेक्टिव, था ऑब्जेक्टिव कितना है 18 एंड 2। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्या है बच्चों बोलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्रिस्टल इज 1.68 एंड दैट ऑफ कैस्टर ऑयल इज 1.2। दो है, पहला कौन है बोलो क्रिस्टल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल सी बोलता हूं कितना है 1.68। दूसरा कौन है बच्चों ऑयल, मैं ऑयल ओ बोलता हूं कितना है 1.2। ठीक है बाबा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑयल टू ग्लास, ये बहुत मैटर करता है, कहां से कहां जा रहा है ऑयल टू ग्लास, इट्स वेलोसिटी विल चेंज बाय फैक्टर।
सो बोलो बच्चों, कहां से कहां जा रहा है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बोलो म्यू कहां से कहां जा रहा है, रीड करो। ऑयल टू ग्लास, तो लेफ्ट साइड में कौन होता है, जहां से निकलता है ऑयल, कहां जा रहा है, ग्लास यानी क्रिस्टल में, मैंने सी लिखा है उसके लिए। अरे करेक्ट। सो आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी विल चेंज बाय फैक्टर, मतलब क्या, चेंज मतलब कौन, पहले मीडियम में कितनी थी, वीसी थी, दूसरे मीडियम में जाके कितना हो गए, वीओ होगी। तो चेंज मतलब सेकंड अपॉन फाइनल, मतलब क्या निकलना है आपको, सॉरी सी में चला गया ना वो, ऑयल टू क्रिस्टल चला गया, मतलब आपको क्या निकलना है बच्चों, क्रिस्टल अपॉन वीओ। पक्का समझ में आया, हर एक क्वेश्चन समझ में आया। चेंज मतलब क्या, मैं कहा बाबा इनिशियल वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁸ थी, मीडियम में ग्लास में चला गया तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ हो गई, तो कितनी चेंज हो गई, मतलब क्या, फैक्टर निकलना होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब सेकंड मीडियम में कितनी हो गई, वीसी, पहले मीडियम में कितनी थी, वीओ, तो फैक्टर मतलब आपको निकलना है वीसी बाय, ये तो समझ में आया। सो बोलो बच्चों, यहां से इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, बोलो ओ म्यू सी मतलब म्यू टू बाय म्यू वन, मतलब होता है म्यू सी बाय म्यू, और वही स्पीड के बारे में कहता होता है फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी वीओ बाय वीसी। अरे आया समझ में, तो आपको कौन निकलना है, वीसी बाय वीओ निकलना है, मतलब इक्वेशन कैसे लिखोगे, वीसी बाय वीओ इज इक्वल टू, बोलो बच्चों म्यू अपॉन म्यू सी, तो है ना आपके पास दोनों भी वैल्यू, करो सब्स्टिट्यूट। तो क्या आ जाएगा, बोलो म्यू कितना 1.2 अपॉन नीचे कितना रे 1.68, तो ऐसे राइट करो बच्चों 120 अपॉन 168, अरे चलेगा ना। सो बोलो स्टार्ट करो बाबा, 4 से करो डिस्ट, 430 करेक्ट, तो 6 5 का 6 7 का कितना आया 5/7। अरे क्लियर, डायरेक्टली आप 24 5 का 24 7 का भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आए क्या समझ में, बेसिक का ही खेल है ना, रिफ्रैक्शन चल रहा है खाली। क्लियर, एनी डाउट, नहीं। नेक्स्ट, ray of light is incident at an angle I on one face of thin angle prism, ध्यान में रखना है, रीड करना है प्रॉपरली, कौन सा प्रिज्म है, थिन एंगल प्रिज्म। द रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस, रे कैसे इमर्ज हो गया, नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस। तो क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज स्मॉल एन, तो आपको पूछा है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, देन द वैल्यू ऑफ आई। बच्चों प्रिज्म का आपको दिया है, ठीक है बाबा, मैंने कंसीडर किया थिन प्रिज्म है, मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होगा, ठीक है। क्या दिया है, सिक्वेंशियली रीड करो, क्वेश्चन इजी है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, ठीक है बाबा, कंसीडर किया आई एंगल से इंसिडेंट हुआ, एंगल आई किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ, तो यहां पे नॉर्मल ऐसा, तो ये बन गया आपका आई, इसमें कुछ डाउट नहीं, ठीक है। आगे बोलो, रे ऑफ लाइट कैसा गया बच्चों, नॉर्मली फ्रॉम द अदर, तो मतलब मैंने कहा था नॉर्मल इंसिडेंस का कंसेप्ट क्या है, कि बाबा इस सरफेस पे भी वो कैसा जाएगा, सीधा निकल गया है ना बच्चों, फेस को नॉर्मल निकल गया परपेंडिकुलर, तो आपको क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है वो बताओ मुझे, आई फाइंड करना है। सो आपको मालूम है बच्चों ये नॉर्मल है, तो ये इसका रिफ्रैक्टेड रे हुआ कि नहीं हुआ, सो ये कितना हुआ R1 होता है बच्चों। तो यहां पे मुझे बताओ इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो सब एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, किसके साथ बनते हैं, कॉमन नॉर्मल के साथ। तो मुझे बताओ यहां पे कॉमन नॉर्मल भी वही, इमर्जेंट रे भी